हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम यूपीपी प्रैक्टिस क्वेश्चन करते आ रहे थे, उसी सीरीज में हमने आज भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन इस तरीके से आ गया। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करें, देखिए इसकी लैंग्वेज पढ़ो। सबसे पहले, एक समूह में 45 सदस्य उपस्थित हुए और सभी ने हर एक दूसरे को एक एक उपहार भेंट किया। यदि प्रत्येक उपहार की कीमत 3 रुपए है तो बताइए कुल कितने रुपए के उपहार वितरित हुए। उपहार का मतलब होता है बच्चों गिफ्ट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिफ्टों की संख्या निकालनी है, उसके बाद कुल खर्च निकालना है, क्योंकि एक गिफ्ट की कीमत दी हुई है। एक गिफ्ट की कीमत है 3 रुपए। तो देखो, सबसे पहले हम गिफ्टों की संख्या निकालेंगे। गिफ्टों की संख्या कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता रखा है। कुल गिफ्टों की संख्या जब भी आपको निकालनी पड़ जाए, कुल गिफ्टों की संख्या, कुल गिफ्टों की संख्या कैसे निकालोगे? n n-1। कुल गिफ्टों की संख्या तो निकालते हैं n n-1। अगर कुल हैंडशेक आपसे पेपर में पूछे तो n n-1/2, इस तरीके से। अब देखो, कुल गिफ्टों की संख्या है n-1। ये फॉर्मूला है। n का मतलब होता है जितने लोग हैं, जितने कैंडिडेट हैं वो n की वैल्यू है। यानी कितने लोग हैं? 45। तो 45 माइनस 1, कहने का मतलब ये होता है कि अगर 10 लोग हैं तो 10 की गुणा 9 से कर दो, 20 लोग हैं तो 20 की गुणा 19 से कर दो, 30 लोग हैं तो 30 की गुणा 29 से कर दो। अब 45 लोग हैं तो 45 की गुणा कितने से हो जाएगी? 44 से, क्योंकि 45 में से एक गया 44। इन दोनों की अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1980। कितना आ गया? 1980। इन दोनों की 45 की अगर 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1980 आ जाएगा। लेकिन ये तो कुल गिफ्ट आ गए। क्या आ गए? ये कुल गिफ्ट। लेकिन हमसे पूछा है कि खर्च कितने रुपए होंगे, उपहार कितने रुपयों के वितरित होंगे। तो कुल उपहार तो आ गए कितने? 1980। लेकिन ये 1980 उपहार कितने रुपयों के होंगे ये पूछा है हमसे। तो बताओ, कुल खर्च अगर हम निकालें, कुल खर्च, तो बताओ 1980 गिफ्ट है, 1980 गिफ्ट हैं और एक गिफ्ट की कीमत कितनी है? 3 रुपए। 1980 गिफ्ट है और एक गिफ्ट की कीमत कितनी है? 3 रुपए। तो देखो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 जीरो जीरो, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 निम 27 और 2 29 के 9 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 5940। यानी ऑप्शन बी 5940, 5940 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5940। बात समझ में आ गई? 5,940 रुपए का खर्च आ जाएगा इसमें। सबके समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन अगर आता है बाई चांस आपके एग्जाम में तो आप इस तरीके से करना। कुल गिफ्टों की संख्या n-n-1। अगर हैंड से पूछे तो n-n-1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर देखने पर, बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं? अगर सपोज दैट, देखो आपके पेपर के हिसाब से, पेपर को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के क्वेश्चन लिए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं। यानी जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है ना, A to Z, उसमें कितने अक्षर ऐसे हैं जिन्हें अगर हम दर्पण में देखें, जिन्हें अगर हम दर्पण में देखें तो वो वैसे ही दिखाई देंगे जैसे वो रियल में है। यानी उनका कोई भी चेंज लेफ्ट का राइट नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ये चीज तो याद करने वाली होती है ना। और अगर तुम्हें पता नहीं है ना ये चीज, तो आप एकदम से ए से जेड तक अगर चेक करोगे पेपर में तो बहुत देर लग जाएगी और हो सकता है एक दो अक्षर तुम्हारी पकड़ में ना आए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे याद रखोगे। TUVWXY, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितने होते हैं? 11। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता, सेम रहता है दर्पण प्रतिबिंब भी और रियल इमेज भी? वो है 11। कौन कौन से? AHIMOTUVWXY। अगर ए को आप शीशे में देखोगे तो भाई ए तो ऐसे ही लगेगा, लेफ्ट का राइट करो चाहे राइट का लेफ्ट करो। एच को अगर शीशे में देखोगे तो एच तो ऐसे ही रहेगा, चाहे लेफ्ट का राइट करो चाहे राइट का लेफ्ट करो। आई को देखोगे तो आई भी ऐसे ही लगेगा, एम को देखोगे तो एम भी ऐसे ही लगेगा। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो रियल इमेज होती है वो ही मिरर इमेज होती है, इनमें कोई चेंज नहीं आता, दर्पण में सेम रहता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बाई तो चेंज हो जाएगा, बाई तो ऐसा हो जाएगा, इधर को है तो इधर को ऐसे। लेकिन आप यहां पर लिखा हुआ बाई देख रहे हैं, लेकिन पेपर में जो बाई आता है या अंग्रेजी वर्णमाला में जो किताब में बाई होता है वो कैसा बाई होता है? वो दोनों साइड को बराबर होता है बेटा, ऐसे होता है दोनों साइड को बराबर। और जब ऐसा वाला बाई है और ऐसे ही वाला बाई आता है हमेशा, तो ये तो सेम रहेगा।
तो इससे हमें यह पता चला कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर हैं, ऐसे 11। कुल कितने लेटर हैं, 11 याद कर लेना। और क्वेश्चन दूसरी तरीके से ऐसे भी आ सकता है कि कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब चेंज हो जाता है। इनका चेंज नहीं होता, लेकिन दर्पण में जिनकी इमेज चेंज हो जाती है। तो 11, 26 में से माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे, 15। 15 लेटर वैसे हो जाएंगे जिनकी इमेज दर्पण में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो गया, 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं, तो इसके कैसे गिनेंगे आयत। देखो कहीं पर भी 1 2 3 4, ये 4 खाने अगर तुम्हें कहीं पर दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब होता है 10 आयत। क्या मतलब होता है उसका, 10 आयत। जैसे ये है भाई, 10 आयत क्यों हो जाएंगे इसमें, देखो मैंने गिनने की ट्रिक बताई है, 1 2 3 4, इधर वालों को जोड़ोगे तो कितना आया, जोड़ के 10, और उधर वालों को जोड़ोगे तो जोड़ने के लिए कुछ है नहीं तो 1 ही आ जाएगा। अब बताओ 1 की गुणा अगर 10 से करोगे तो कितना आएगा, बोलो 10। यानी अगर ये 4 खाने दे रखे हैं तो कितने आयत होंगे इसमें, 10। अगर गिनने पड़े तो कैसे गिनेंगे ये 10 आयत, देखो गिनने पड़ेंगे तो कैसे गिनोगे ये 10 आयत, तो देखो एक एक करके गिनोगे तो 1 2 3 4, अगर दो दो को मिला मिला के गिनोगे तो यहां से यहां तक 5, ये यहां से यहां तक 6, ये यहां से यहां तक 7। पहले एक एक करके गिने, फिर दो दो मिला मिला के गिने। अब 3 3 को मिला के गिनते हैं। अगर 3 3 को मिला के गिनोगे तो एक यहां से यहां तक 8, एक यहां से वहां तक 9, फिर 4 4 को मिला के गिनो तो 10। तो कुल मिला के कितने आयत हो गए इसमें, 10। यानी इतनी आकृति जो है ये इसमें कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि ये जो 4 खाने हैं ऐसे में कितने होंगे, 10। ठीक है, ये तो याद है भाई बच्चों कि इतने में कितने होते हैं, 10। अब उसके बाद जो बचे उन्हें गिनो। देखो 11 12, ये लाइन इसके साथ मिलकर 13, ये लाइन इस पूरे के साथ मिलकर 14। अब यहां पर देखो ये 15, ये 16, ये पूरा इसके साथ मिलकर 17, और ये बाहर वाली लाइन अंदर वाले तक मिलकर 18। तो इसमें कितने आयत होंगे बच्चों, 18, ऑप्शन बी। कैसे, एक बार और देख लेंगे सब लोग। देखो मैंने आपको बताया कि 4 खाने अगर कहीं पर दिए हुए हैं तो उसमें कितने होते हैं, 10। गिन के भी बता दिया आपको, ट्रिक से भी बता दिया। ट्रिक से ये है कि इन सबको जोड़ दो और इधर का जोड़ दो और गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया, 10। अब उसके बाद देखो ये 11, ये 12, इसको मिलाकर ये 13, इसको मिलाकर ये 14। ठीक है, देखो 10 इसके हो गए, 11 12, इसको मिलाकर ये 13, ये पूरे को मिलाकर 14, 15 16, ये पूरे को मिलाकर 17, और ये पूरा वहां से वहां तक 18। कितने आयत हैं इसमें, 18 आयत हैं बच्चों। समझ में आ गया होगा सभी के, तो इसका आंसर हो गया बच्चों 18, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे रवि नीरज के पश्चिम की ओर है। रवि नीरज से दक्षिण पश्चिम, तो जिसके बोला नीरज के, तो नीरज लिख लिया भाई यहां पर, नीरज। रवि नीरज के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तो इधर होता है, रवि इधर हो गया। शनि रवि के पूर्व की ओर और नीरज के दक्षिण पूर्व दिशा में है। शनि जो है ना वो नीरज के दक्षिण पूर्व दिशा में है, शनि रवि के दक्षिण पूर्व दिशा में है। रवि के पूर्व में है और शनि के दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु एक सीध में आ जाएंगे। ठीक है, शनि जो है वो रवि के तो पूर्व में है और नीरज के कहां पर है, दक्षिण पूर्व में। यहां तक बात क्लियर हो रही है। उसके बाद देखो कह रहे हैं तथा मयंक शनि के उत्तर की ओर। शनि जो मयंक है ना, मयंक वो शनि के उत्तर की ओर, मयंक शनि के उत्तर की ओर, और रवि और नीरज के साथ उसी सीध में खड़े हैं। रवि और नीरज के साथ उसी सीध में, उसी सीध का मतलब है कि इसे और ऊपर पहुंचा दो। यहां पे है मयंक, क्योंकि तभी तो ये बिल्कुल एक सीध आएगी ऐसे। ठीक है, एक सीध में खड़े हैं। मयंक नीरज की किस दिशा में खड़ा है, मयंक नीरज से किस दिशा में है, तो नीरज तो यहां पर है बच्चों। ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, इधर कौन सी दिशा होती है, पूरब। इन दोनों के बीच में है मयंक, तो कौन सी दिशा में है, उत्तर पूरब। मयंक नीरज से किस दिशा में है, उत्तर पूरब दिशा में है बच्चों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आप इसे 1 सेकंड के अंदर कैसे करोगे बताओ।
देखो कैसे करते हैं इसको, इसे देखकर बच्चे कभी कभी घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें नंबरों का खेल होता है। जो बच्चे अच्छे से नंबरों से खेलना जानते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग वर्ग, जिनकी नंबरों में अच्छी पकड़ होती है वो जल्दी से इसमें लॉजिक पकड़ लेते हैं, और जिनके पास जिनका मैथ कमजोर होता है या जिन्हें नंबरों में गुणा भाग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बच्चों देखो कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो हमेशा जो बड़ी संख्या होती है वो होती है रिजल्ट। जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होती है, रिजल्ट। यानी हमें छोटे नंबरों से कौन सा नंबर लाना होता है, बड़ा नंबर। ठीक है, यानी हमें 8 और 9 से 89 लाना है, 6 और 12 से 150 लाना है। तो कैसे लेके आए, 8 नेम 72 लेकिन 89 लिखा हुआ है। 9 का स्क्वायर कितना, 81। 9 का स्क्वायर अगर हम करें तो 81 हो जाएगा, और 81 में 8 जोड़ोगे तो 89 हो गया। अब इसमें भी बनना चाहिए भैया लॉजिक। 12 का स्क्वायर 144, 144 में अगर 6 जोड़ा तो 150 हो गया, ये लॉजिक बन रहा है। 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों बताओ, 196 होता है। कितना होता है, 196, और 196 में 5 जोड़ोगे तो 201, कितना हो जाएगा, 201। तो इसका आंसर हो गया 201, ऑप्शन डी। 196 होता है 14 का स्क्वायर, प्लस इसमें कितना करना पड़ रहा है हमें, 5, सॉरी प्लस हमें 5 करना पड़ रहा है, तो 196 और 5 201। इसका राइट आंसर हो गया 201। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते। उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो देखो 20 लोग हैं, 20 में से 5 तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो इन्हें निकाल दो। 20 में से 5 को 15 बचे, कितने बचे, 15। अब 11 लोग, 15 में से 11 लोग तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और 5 लोग कुछ नहीं पढ़ रहे इन दोनों में से, और 8 लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। तो 11 और 8 कितने हैं, 19। देखो 20 लोग हैं, 20 लोगों में से 5 तो ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, ना हिंदी ना अंग्रेजी। लेकिन 20 में से 5 चले गए तो कितने बचे, 15। तो पढ़ने वाले कुल मिला के कितने हैं, 11 और 8 19। ठीक है, देखो पढ़ने वाले कुल लोग हैं 11 और 8 कितना, 19। जबकि वैसे पढ़ने वाले टोटल कितने बैठ रहे हैं, 15, क्योंकि कक्षा में तो 20 हैं, लेकिन 5 तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, तो केवल कितने पढ़ रहे हैं, 15। लेकिन इसमें है 19। तो इसका मतलब ये जो लोग हैं ना, 11 तो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, 8 हिंदी पढ़ने वाले हैं, लेकिन टोटल तो 15 है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग दोनों तरफ से काउंट हो गए, हिंदी वाले में भी और अंग्रेजी वाले में भी, दोनों में काउंट हो गए। यानी केवल दोनों विषय पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, दोनों विषय पढ़ने वाले, दोनों में काउंटिंग हो गई उनकी, दोनों विषय पढ़ने वाले। तो 19 में से आप 15 माइनस कर दोगे, कितना, 4। ठीक है, देखो ये तो मैंने लैंग्वेज लिखी है। अब देखो आप डायग्राम से समझोगे अच्छे से। देखो ये हिंदी का डायग्राम, ये अंग्रेजी का, हिंदी का डायग्राम है ये अंग्रेजी का डायग्राम है। दोनों विषय कितने पढ़ते हैं, 4, तो बीच में फिल कर दो 4। बीच में कितना फिल कर दिया, 4। अब टोटल हिंदी वाले थे कितने, टोटल हिंदी वाले थे कितने, 8। टोटल हिंदी वाले 8 लोग थे, तो 8 थे तो 4 तो ये भी हो गए ना हिंदी वाले। अब केवल हिंदी वाले कितने बचे, 4। अंग्रेजी वाले थे कितने, 11। अंग्रेजी वाले कितने थे, 11, लेकिन 4 तो दोनों वाले हो गए ना। अब खाली अंग्रेजी वाले कितने बचे, 7। अब तुम जोड़ के देखो, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 ही लोग तो थे पढ़ने वाले, थे तो क्लास में 20 लोग, लेकिन 5 कुछ नहीं पढ़ रहे थे, तो 15। तो देखो इसमें से क्या कर दिया हमने, 4 और 4 8 और 7 15। 4 लोग वो हैं जो दोनों विषय पढ़ रहे हैं, 4 लोग वो हैं जो केवल हिंदी पढ़ रहे हैं, 7 लोग वो हैं जो केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हिंदी कितने पढ़ रहे हैं टोटल मिला के, 4 और 4 8। अंग्रेजी कितने पढ़ रहे हैं, 7 और 4 11। लेकिन केवल हिंदी कितने पढ़ रहे हैं, 4। केवल अंग्रेजी कितने पढ़ रहे हैं, 7। दोनों विषय कितने पढ़ रहे हैं, 4। बात समझ में आ गई। तो आप ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जल्दी से आपके समझ में आ जाता है। वेन डायग्राम बना लो, जो दोनों विषय पढ़ रहा है उसे बीच में फिल कर दो इस तरीके से, इधर का अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 4। दोनों विषय कितने बच्चे पढ़ते हैं, 4 बच्चे दोनों विषय पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीचे 4 संख्याओं के युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत की संख्या का युग्म का चयन करें। इसमें से बताओ कौन सा अलग हो सकता है। बेटा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि इनमें से क्या है। जैसे सबका अलग अलग लॉजिक होता है। जैसे मान लो ऐसे आ गया क्वेश्चन पेपर में, तोता, चील, बाज और कौवा। ठीक है, तो जो ग्रुप बन रहा है जो अलग है वो तो अलग है ही, लेकिन जो बाकी 3 बचे उनमें भी कुछ समानता होनी चाहिए। तो इसमें देखो अगर विषम छांटना पड़े तो क्या लगाओगे, तोता, क्योंकि चील, बाज, कौवा एक तो इनका रंग काला है और ये हरा है, रंग के आधार पर भी तोता अलग है, और ऊपर से ये सब मांसाहारी हैं और ये क्या है, शाकाहारी। ठीक है, तो कौन सा अलग होगा, तोता। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को करते टाइम कह देते हैं कि सर चील अलग है क्योंकि ये लेडीज है और सब जेंट्स हैं। तो ये वाला लॉजिक नहीं लगाना है आपको, इस तरीके का कोई लॉजिक नहीं। क्यों, क्योंकि जो 3 अलग हैं वो तो अलग हैं ही, लेकिन जो जो अलग है वो तो अलग है ही, लेकिन जो 3 बचे उनमें भी कोई समानता होनी चाहिए बच्चों, इस तरीके से। ऐसे ही नंबर वाले में जो 3 अलग हैं, जो एक अलग है वो तो है ही, लेकिन जो बाकी के 3 बचे उनमें भी किसी प्रकार की समानता होनी चाहिए। जैसे इसमें चेक करो, देखो बच्चे लगाते हैं सम विषम का लॉजिक, तो देखो सारी संख्या विषम है इसमें। तो अब देखो 8 तिया 24, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, यानी पहली और लास्ट संख्या का गुणनफल लिख दिया है बीच में। देखो 8 तिया 24, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, लेकिन 8 पंजे तो 40 होते हैं, लेकिन बीच में लिखा हुआ है 36। तो इसमें ये लॉजिक नहीं चल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एंट्रेंस परीक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये है कथन। आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है, चाहे आप बीटेक के लिए देते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक के लिए देते हैं, किसी भी चीज के लिए जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसे उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए या नहीं। तो आपको दैनिक जीवन को ध्यान में रखते हुए जैसा हम चीजों को सोचते हैं, रियल लाइफ के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, हाँ या नहीं में। अगर तुम हाँ में जवाब दे रहे हो तो उसका कोई ठोस कारण होना चाहिए, अगर तुम नहीं में जवाब दे रहे हो तो उसका कोई ठोस तर्क होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 2 होंगे, एक हाँ वाला और एक नहीं वाला। पहला ये करें, हाँ कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो ये बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, हाँ कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये वाली बात सही है, क्योंकि अगर हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो या कंपटीशन का हो, किसी भी चीज के लिए हो, ठीक है, तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हमें वो एग्जाम मेहनत से देना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के हम किसी एग्जाम में सफल नहीं होंगे। हाँ कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दूसरा कह रहे हैं नहीं, दूसरा कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए मेहनत। यदि विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेज ना मिलेगा तो प्राइवेट मिल जाएगा। बताओ, अगर तुमसे कोई ये पूछ रहा है कि क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए मेहनत करनी चाहिए, तो तुम ये कहोगे कि नहीं मत करो, अगर नहीं मिलेगा कॉलेज तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। नहीं, ये वाली बात गलत हो जाएगी। तुम पहली बात ये कहोगे कि हाँ भाई कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम ही सफलता की क्या है, कुंजी। तो कौन सा सही है, तर्क फर्स्ट, तर्क फर्स्ट सही है, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। ठीक है, सेकंड बात जो है ठोस नहीं है, अगर नहीं भी है तो उसका कोई मुख्य कारण होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई ठोस तर्क नहीं दिया। इसमें यह कहा है कि अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा तो प्राइवेट मिल जाएगा। तो ये वाली बात सही नहीं है। कौन सी वाली बात सही है, पहली, क्योंकि कठिन परिश्रम से ही सफलता की कुंजी है, अगर कठिन परिश्रम करोगे तभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उन बॉक्सों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी खुले पासे का क्वेश्चन आ गया बच्चों। ये कैसा क्वेश्चन है, खुले पासे का क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर हम यहां पर देखो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है खुले पासे का। कभी कभी खुले पासे में किस तरीके से करते हैं, जब अलग अलग को निकली हुई हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट, बी का अपोजिट डी, एफ का अपोजिट हो जाएगा बच्चों ए, फर्स्ट वाले के अपोजिट थर्ड वाला, सेकंड वाले के अपोजिट फोर्थ वाला, सी का अपोजिट ई। अब कह रहे हैं कि इनसे कौन से सीट को लाइनों को मोड़कर बनाया जा सकता है। कभी कभी तो पूछा जाता है नहीं बनाया जा सकता, और कभी कभी पूछा जा सकता है बनाया जा सकता है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान से पढ़ना।
अब देखो हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। इसमें हमें 3 फेस दिखाई देंगी, सी एफ डी। सी एफ डी में कोई किसी के अपोजिट तो नहीं है, सी एफ डी ये तो बनाया जा सकता है बच्चों। अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए तो बनाया जा सकता है, और अपोजिट सतह एक साथ दिखाई दे गई तो वो नहीं बनाया जा सकता। अपोजिट सतह अगर एक साथ दिखाई दे गई तो वो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अगर अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं दे रही है तो वो बन सकता है डी एफ बी। डी एफ बी, तो डी एफ बी, देखो डी और बी तो एक दूसरे के अपोजिट है, और इसमें डी और बी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला पासा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डी के अपोजिट में होना चाहिए था, बी उधर की साइड होना चाहिए था, क्योंकि डी के अपोजिट में है ना बी इस वाले पासे में, तो डी के अपोजिट में बी उधर होता, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन बी सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब बी उधर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। सी बी ए, सी बी ए, तो देखो सी बी ए में कोई किसी के अपोजिट है क्या? सी बी ए कोई किसी के अपोजिट नहीं है, ये बन सकता है। अब कह रहे हैं सी ई डी, ये नहीं बन सकता क्योंकि सी और ई एक दूसरे के अपोजिट है इसमें, और इसमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो दूसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में अपोजिट सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं, इसलिए वो वाला पासा नहीं बन सकता। और कौन कौन सा बन सकता है? केवल ए और सी, केवल ए और सी। ठीक है, कौन कौन से पासे बनाए जा सकते हैं? केवल ए और सी। बात समझ में आ गई बच्चों? इस तरीके से आपको अपोजिट सतह निकालनी है, फिर इस तरीके से करना है क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करते हैं? ये तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है कई बार। इसे बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे कोडेड ब्लड रिलेशन। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुणा बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, और ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है। कहने का मतलब ये है कि जो अल्फाबेट ऊपर लिखे होंगे वो क्वेश्चन में नहीं होंगे, क्वेश्चन में और दूसरे अल्फाबेट होंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर यहाँ पर ए बी सी डी है तो यहाँ पे पी क्यू आर एस होंगे, यहाँ पे अगर पी क्यू आर एस है तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई होंगे, यानी अलग अलग अल्फाबेट होंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले जैसे पी प्लस एस, प्लस वाला पढ़ लो। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, तो पी प्लस एस में पी जो है किसका पिता हो जाएगा? एस का। एस गुणा क्यू, गुणा वाला पढ़ो। ए गुणा बी में ए बी की पुत्री है, तो ए गुणा बी में ए बी की पुत्री है, तो एस गुणा क्यू में एस कौन हो जाएगी? क्यू की पुत्री। देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको दोबारा से। P प्लस एस है ना, तो जो आपका चिन्ह आता जाए उस चिन्ह को पढ़ना है ऊपर से। तो देखो A प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो P प्लस एस का मतलब हो जाएगा P जो है वो किसका भाई है? S का। ठीक है, P किसका भाई है बच्चों? S का। अब S गुणा Q, गुणा वाला पढ़ो। A गुणा B में ए बी की पुत्री है, तो S गुणा Q में S जो है वो किसकी पुत्री हो जाएगी? Q की। अब फिर से अगला चिन्ह आ गया गुणा का, Q गुणा R, तो गुणा वाला पढ़ना है आपको। A गुणा B का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो Q गुणा R का मतलब हो जाएगा Q जो है वो किसकी पुत्री है? R की। ठीक है, अब इससे अगला चिन्ह पढ़ो, R माइनस टी। ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो आर माइनस टी का क्या मतलब हो जाएगा? आर जो है वो किसकी पत्नी है? टी की, और टी की पत्नी है तो टी कौन है? उसका पति। तो पेपर में अगर तुम कर रहे हो तो बस इतना ही करो, आगे सॉल्व मत करो। क्यों? क्योंकि हमसे किस किस का रिलेशन पूछा है? टी का और पी का, तो टी और पी हमारे डायग्राम में आ गए। अगर आगे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बस यहीं तक आपको पता चल जाएगा क्या आंसर है। देखो केवल इतना ही सॉल्व करो, आगे सॉल्व मत करो, क्योंकि पी और टी का ही रिलेशन पूछा है। अगर आगे सॉल्व भी करोगे तो प्लस वाला पढ़ लो। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी टी बी का भाई है। बी प्लस यू का क्या मतलब हो जाएगा? बी यू का भाई है, क्योंकि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो बी प्लस यू में बी यू का भाई है। अब देखो टी का पी से क्या संबंध है, तो टी कौन है? पी का ये बताना है। तो देखो पी की ये कौन है? माँ। पी की ये कौन है? माँ। और ये माँ की भी कौन है? माँ। पी की माता की माता है, तो पी की कौन लगेंगी? ये नानी। और नानी के हस्बैंड कौन होंगे? नाना। कौन होंगे? नाना। ठीक है, तो टी कौन लगेगा? पी का नाना। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर हो गया बच्चों नाना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बच्चों नाना। ये रिश्तेदारी इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि रिश्तेदारी रीजनिंग में भी आपको परेशान करती हैं और रियल लाइफ में भी रिश्तेदारी परेशान करती है। अगर आपका नंबर नहीं आया तो रिश्तेदार फोन करके जरूर पूछेंगे कि क्या रहा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा ताना रिश्तेदार मारते हैं अगर नौकरी नहीं लगती है तो, और अगर नौकरी लग जाती है तो सबसे ज्यादा इज्जत भी रिश्तेदार देते हैं। तो इसलिए आपको क्या करनी है? मेहनत खूब सारी। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन था। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने दे रहे हैं। आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।